नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एस त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और सियासी दल जीत हासिल करने के लिए एक से बढ़कर एक दांव चल रहे हैं। इतना ही नहीं, सत्ता के संग्राम में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इस बार योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव समेत बड़े नामों की लंबी फेहरिस्त है, जिनकी सियासी किस्मत का मतदाता फैसला करेंगे। वैसे कुछ की किस्मत ईवीएम में कैद भी हो चुकी है। खैर, 22 के चुनावी दंगल में किसकी साख बचेगी और किसकी मिट्टी में मिलेगी, इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा, जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान को लेकर 16 जिलों की 59 सीटों पर जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा। दिग्गज लगातार तीसरे चरण की सीटों का दौरा कर वहां रैली के साथ ही डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में मतदान होना है, उसमें आज हम आपको 3 महत्वपूर्ण जिलों की सियासी समीकरणों से रूबरू कराएंगे। आज हम आपको लेकर चलेंगे मैनपुरी, जो सपा का गढ़ है। इसके बाद रुख करेंगे कानपुर देहात का, जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। और अंतिम में चलेंगे हाथरस, जहां एक बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद सियासत अपने शिखर पर पहुंच गई थी। लेकिन अब जब चुनाव हैं, तो कहां कैसा माहौल है, पलड़ा किसका भारी है, चलिए समझने के लिए शुरू करते हैं सत्ता का संग्राम की खास पेशकश तीसरे चरण का रण, मैनपुरी, कानपुर और देहात और हाथरस। तो सत्ता का संग्राम में सबसे पहले रुख मैनपुरी का कर लेते हैं, जहां सपा ने हर बार जिले की चारों सीटों पर जातिगत चक्रव्यूह की रचना की। इसी चक्रव्यूह का नतीजा रहा कि ज्यादातर सीटों पर सपा की बादशाहत लगातार कायम रही। वहीं इस बार भी समाजवादी पार्टी इसी चक्रव्यूह के सहारे बिसात बिछा चुकी है। खैर, ये व्यूह रचना कितनी कारगर साबित होगी, यह परिणाम आने पर पता चलेगा। लेकिन अभी यहाँ किस सीट पर किस तरह के समीकरण हैं, कहां किसकी स्थिति मजबूत है, जिले की हार्ट सीट का क्या हाल है, इसे लेकर विस्तार से चर्चा शुरू करें। उसके पहले मैनपुरी के महामुकाबले से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तीसरे चरण का रण है, जिसमें 16 जिलों की कुल 59 सीटों पर मतदान होगा। इस राउंड में सपा की गढ़ मैनपुरी में भी मुकाबला होना है। जिले में कुल 4 सीटें आती हैं: मैनपुरी सदर, करहल, भोगांव और किशनी। वर्तमान में जिले की 4 में से 3 सीटों मैनपुरी सदर, करहल और किशनी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि एक सीट भोगांव में बीजेपी काबिज है। मतलब 2017 की मोदी लहर और पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी सपा के गढ़ को हिला नहीं पाई थी। वहीं अब जब 22 की चुनावी जंग है, तो मैनपुरी जिले की 4 सीटों पर 22 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। इनमें 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। सर्वाधिक 9 प्रत्याशी भोगांव सीट पर हैं। इसके अलावा करहल से 3, मैनपुरी सदर से 4 और किशनी विधानसभा सीट पर 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जिले की मैनपुरी और करहल सीट यादव बाहुल्य है, तो वहीं भोगांव सीट पर शाक्य मतदाता सबसे ज्यादा है, जबकि किशनी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य है। इस बार जिले की करहल सीट पर सबकी नजर है। दरअसल यहाँ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं। वहीं उनके खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल को उतारा है। इतना ही नहीं, मैनपुरी के अतिकुल्लापुर गांव के पास मंगलवार शाम को बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर पथराव और लाठियों से हमला होने के बाद न सिर्फ करहल और जिले का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बल्कि इस मामले में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। वहीं वार पर पलटवार करने में सपा भी पीछे नहीं है। खैर, सियासी खींचतान और घटनाक्रमों के बीच सबकी नजर इस बात पर है कि तीसरे चरण में 20 फरवरी को जब मैनपुरी जिले में वोटिंग होगी, तो करीब 13 लाख वोटर्स किसका साथ देकर उसे विधानसभा की दहलीज पार कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मैनपुरी का महामुकाबला, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव जी। राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ग्राउंड जीरो यानी मैनपुरी से जुड़ गए हमारे स्वराज संवाददाता अरुण यादव। अरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? राव साहब, मैं पहले मैनपुरी की चारों सीटों पे थोड़ा सा आकलन ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं उसका
टिप्पणी के लिए विशेष तौर पर। अरुण, सबसे पहले मैनपुरी सदर की बात कर ले। यहाँ किसके किसके बीच कांटे का मुकाबला है? जातिगत समीकरण क्या है? सर, मैनपुरी विधानसभा की बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पिछले लगातार 10 सालों से समाजवादी पार्टी का यहाँ कब्जा रहा है। उससे पहले बीजेपी के अशोक चौहान 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। जी नहीं, कांटे की टक्कर है क्या? यहाँ बीएसपी और कांग्रेस का कहीं दूर दूर तक निशान नहीं है? सर, कांग्रेस और बीएसपी की बात करें तो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई को लेकर मैदान में है। मैंने कांग्रेस है, थोड़े बहुत वोट काट रही है कांग्रेस भी। सर, कांग्रेस का कोई जनाधार यहाँ नहीं है। नहीं, 2000 4000 इस तरह कुछ तो वोट काटेगी। थोड़ा बहुत वोट काट सकती है, लेकिन सर मेन जो लड़ाई है भाजपा में और सपा में ही है। भाजपा से कौन है, सपा से कौन है? सर, भाजपा से पूर्व मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह और सपा से हैं राजकुमार यादव राजू एमएलए वर्तमान में हैं। चलिए, अब ये बता दीजिए कि यहाँ जातिगत समीकरण क्या है? सर, जातिगत समीकरणों की बात करें, यहाँ यादव जो मतदाता है काफी संख्या में है। उसके बाद शाक्य मतदाताओं की बारी आती है और फिर सभी जाति अन्य जातियां भी आती हैं इसमें। तो जहाँ अगर जाति वहाँ तो मुस्लिम मतदाता भी हैं? जी सर, मुस्लिम मतदाताओं की भी थोड़ी बहुत संख्या है, ज्यादा नहीं है। तो चलिए, जब सबसे ज्यादा राजकुमार यादव मतदाता हैं तो सपा के साथ ही वो जाएंगे ज्यादातर। कुछ मुस्लिम मतदाता भी है। बिल्कुल, जो पारंपरिक वोट है समाजवादी पार्टी का वो सपा में ही जाएगा। तो फिर कांटे की टक्कर कैसी है इनकी? जयवीर सिंह की तरफ से कौन वोट जाएंगे, कौन मतदाता जाएंगे उनकी तरफ? क्षत्रिय मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन कांटे की टक्कर जो हम लोग ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है भाजपा में और सपा में। पिछली बार किसकी थी ये? पिछली बार राजकुमार यादव एमएलए जो वर्तमान में वही थे। सपा जीती थी मतलब? जी, सपा जीती थी। चलिए, करहल में तो अखिलेश जी लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और आज उनके सामने केंद्रीय राज्य मंत्री हैं सामने उनके। क्या किस तरह टक्कर देखने को मिल रही है और यहाँ जाति समीकरण क्या है? करेल तो यादव बाहुल्य क्षेत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और केंद्रीय न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आमने सामने है। और सीट बनी हुई है, पूरे प्रदेश की नजरें उसी सीट पर लगी हुई हैं। यादव बाहुल्य ये सीट मानी जाती है। एक तरफा वोटर बात करें, यादव वोटर के दम पर एक तरफा जीत अखिलेश यादव की मानी जा रही है। कितने मतदाता होंगे, कितने प्रतिशत यादव? लगभग 60 हजार के आसपास यादव मतदाताओं की संख्या है। मुस्लिम भी है? मुस्लिम तो बहुत कम है, मुस्लिमों की संख्या ज्यादा नहीं है वोटर्स की। तो दीगर मतदाता यहाँ बीएसपी भी है क्या? बीएसपी भी है मैदान में। बीएसपी का भी वो अच्छा खासा वोट है, लगभग 40,000 बीएसपी का जो एससी वोटर है वो है जाटव समाज से। बीएसपी से कौन है यहाँ करहल में? बीएसपी से कुलदीप नारायण और दीपक पेंटर प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो ये किसके वोट काट रहे हैं? ये जो अपना पारंपरिक जो बीएसपी का वोट है वही काट सकते हैं, लेकिन कोई करिश्मा करते नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, ये वोट बीजेपी के पक्ष वाले काट रहे हैं क्या ये? अब इसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को ही होने वाला है। जो सपा का वोटर है अखिलेश यादव के आने के बाद काफी उत्साहित नजर आ रहा है। इसका सीधा सीधा फायदा अखिलेश यादव को ही मिलेगा। चलिए, भोगाव की बात। जी बोलिए। 2002 से लगातार यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कब्जा बना रहा है। 2002 से पहले एक बार भाजपा से सोवरन सिंह यादव यहाँ से जीते थे। चलिए, भोगाव की क्या स्थिति है? भोगाव में भी कैबिनेट मंत्री रमेश अग्निहोत्री बीजेपी से और पूर्व मंत्री आलोक शाक्य में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पलड़े की बात करें तो अभी जो पूर्व मंत्री हैं आलोक शाक्य, उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है। थोड़ा आप बताएं, आलोक शाक्य किस पार्टी से हैं? बीजेपी से कौन है और बसपा से है? समाजवादी पार्टी से आलोक शाक्य मैदान में है, जो 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। इससे पहले इनके पिताजी रामावतार शाक्य विधायक हुआ करते थे और प्रचंड मोदी जी जो योगी जी की लहर थी उसमें भाजपा की लहर में 2017 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भाजपा खेमे में ये सीट गई थी बीजेपी के। कौन जीता था?
रामनरेश अग्निहोत्री जी बीजेपी कैंडिडेट जीते थे, जो वर्तमान में अभी कैबिनेट मंत्री हैं, आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। इस बार भी वो लड़ रहे हैं ना? जी जी, मैदान में है। क्या दिख रहा है आपको पड़ा, किसका भारी है? पलड़ा समाजवादी पार्टी का भारी है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के आधार पर मैं दावे से कह सकता हूं कि सपा का पलड़ा भारी है। अच्छा, मतदाता कौन से जात की ज्यादा हैं? मतदाताओं की बात करें भोगांव विधानसभा में तो यहाँ पर लोधी समाज के वोटर सबसे ज्यादा हैं। लोधी तो भाजपा के साथ है। लोधी वोटर्स हैं, कुछ भाजपा के साथ हैं, कुछ सपा के साथ हैं, कुछ लोग कांग्रेस के भी साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस से ममता साथ यहाँ पे ममता राजपूत खड़ी हुई हैं, उनके खेमे में भी जा सकता है। एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं अभिलाष सिंह राजपूत, वो भी निर्दलीय खड़े, वो भी लोधी समाज से ही आते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा गणित में आपको मतलब फिर भी यहाँ सपा जीतती हुई दिख रही है? जी, सपा का पलड़ा भारी है बीजेपी से। और किसनी में तो एक तरफा जीत मानी जा रही है। वर्तमान विधायक ब्रजेश कठेरिया मैदान में है। पिछली बार भी विधायक थे, लगातार 10 साल से विधायक हैं वो, और तीसरी बार भी समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताकर उन्हें ही टिकट दिया है। वो इस बार भी मैदान में है। उनके विपक्ष में कौन है? बीजेपी है कि बसपा है या कोई और है? उनके सामने है डॉक्टर पी रंजन आंसू दिवाकर, जो कभी समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष जिला पंचायत हुआ करते थे, अभी उनके सामने है बीजेपी से। और यहाँ बसपा और कांग्रेस का कोई जनाधार? बसपा से प्रभु दयाल जाटव जी हैं, और वो अपने पारंपरिक वोटों के आधार पर ही जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से हैं डॉक्टर विजय नारायण प्रोफेसर हैं, जो वो इस बार मैदान में है कांग्रेस से। इनका कोई जनाधार दिखाई नहीं दे रहा है। बसपा का भी नहीं दिखाई दे रहा? बसपा तो फाइट में है थोड़ी बहुत, लेकिन कांटे की टक्कर देखी जाए तो भाजपा में और सपा में ही है। चलिए, कांटे की टक्कर देखी जाए तो भाजपा, माने चारों सीट लगभग सपा की ओर जाती दिख रही है। हालांकि सपा का गढ़ है। जी, सपा का गढ़ मैनपुरी माना जाता है। लोकसभा 92 से लगातार यहाँ पे समाजवादी पार्टी का ही MP बनता आ रहा है, और इसलिए ये समाजवादी पार्टी का गढ़ अवैध किला माना जाता है मैनपुरी। चलिए, लास्ट अंतिम सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे सिर्फ जाति समीकरण है, कोई विकास का मुद्दा, कोई कानून व्यवस्था का मुद्दा, कोई जो आवारा पशु हैं उनका मुद्दा, ये सब कोई मुद्दा काम नहीं कर रहा? यहाँ पे अगर वोटर्स की बात करें तो सिर्फ वो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि भले ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा हो, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में बिल्कुल जीरो है मैनपुरी। नहीं, रोजगार तो राष्ट्रीय समस्या है। मैं तो जो इस समय कानून व्यवस्था विकास की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहा हूँ, ये मुद्दा कहीं नहीं है। किसानों की बात करें, किसानों का भी मुद्दा एक अहम है। किसानों का कहना है कि रात रात बस जागते हैं, गाय उनके पूरे खेत खा जा रही हैं। किसानों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। चलिए, हमारे साथ राव साहब है। राव साहब, आपको हमारे संवाददाता ने मैनपुरी, सदर, करहल, भोगांव और किसनी चारों का एक समीकरण उन्होंने बताया। हालांकि पहले भी इसमें जो मैंने सपा का ही गढ़ रहा है, 17 में भी सपा यहाँ ज्यादा सीटों पे थी। अब आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से ये बता रहे हैं, हमने उनसे पूछा कानून व्यवस्था के मुद्दे पे योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, आवारा पशु का मुद्दा बीजेपी के अगेंस्ट पे थोड़ा बहुत जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे होता है कि जाति समीकरण पर ही होता है, वही यहाँ देखने को मिल रहा है। राव साहब। त्रिपाठी जी, मेरा आपसे एक आग्रह है जी कि करीब 12 विधानसभा और 8 संसद की रिपोर्टिंग के बाद मेरा एक आंकलन है जी, इस बार के चुनाव अलग किस्म के हैं जी। उसका अनुमान लगाना तब तक कठिन होगा जब तक हम मौजूदा तथ्यों पर, मानदंडों पर विचार न करें। जैसे जी, अब जाति के आधार पर चुनाव होना, मतदान होना, ये तो हम लोग दशकों से लिखते आए हैं जी। उम्मीदवारों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस बार उम्मीदवार भी चुन के दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी आतंकित, भयभीत हो गई थी कि पुराने लोगों को नामजद करेंगे तो वो हार जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो हम लोग कहते हैं, इसीलिए बड़े सतर्क ढंग से वैश्विक किया है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने। एक बात जी। दूसरा,
ये हम लोग जिलेवार अगर बात करें, ये सब यादव बेल्ट कहलाता है। नहीं, अभी मैनपुरी की बात कर ले राव साहब, फिर उसके बाद बाकी हम चलेंगे, देहात भी चलेंगे और हाथरस भी चलेंगे, लेकिन अभी मैनपुरी की 4 सीटों की बात कर ले। मैनपुरी में जैसे करल की बात करूं जी, अब इसमें जी कुछ पूछ रहे हैं आप? जी नहीं, आप अपनी टिप्पणी कर रहे थे, करहल की बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र है गोरखपुर की तरह। यहाँ केवल जीत किसकी होगी नहीं, जीत की मार्जिन क्या होगी इस पर तय होगा। अखिलेश यादव जीतेंगे भी, ठीक है जीतेंगे, लेकिन अगर वो 1000-2000 जीते तो क्या फायदा। तो यहाँ जो अभी परसों कल जो हमला हुआ है जी, इसका मोबिलाइजेशन होगा जन भावना का, और लोग करेंगे भी जी, और सिंपैथी वोट हो जाती है। जैसे मधु देवी बिहार में जीते थे, हार रहे थे, जीत गए, जो गुंडों का अटैक किया उन पर, बहुत पहले की बात है जी। ये चीजें होती रही हैं। और करहल में अगर अविश्वासी होकर अखिलेश यादव न जाए दोबारा वहां, तो नुकसान की आशंका है, जो मेरे मित्र लोग पत्रकार साथी बताते हैं मुझको। यहाँ दूसरी बात ये है कि जो अति पिछड़ा जातियां है जी, यादवों का एक वर्ग है मान लिया, और बल्क वोट पड़ता है, लेकिन इस बार जो इनकी छोड़ दीजिए क्षत्रियों का वोट, अति पिछड़ा वर्ग भी यादवों से कम नहीं है जी, वो एकजुट हो रहे हैं। ये पहला फिनोमिनल एक प्रथा सी बन रही है इस बार। अगर अति पिछड़ा वर्ग की वोटिंग हो गई, परसेंटेज बढ़ गया और वो भी 60-65 हो गए, तो यादवों का सीधा मुकाबला होगा। अति पिछड़ा वर्ग किसकी तरफ है एकजुट हो रहे हैं? ऑब्वियसली यादवों के खिलाफ है, समाजवादी सपा के खिलाफ है जी। और ये मत भूलिए कि यादव और अति पिछड़ा वर्ग भले ही पिछड़ा हो, लेकिन लड़ते हैं आपस में, जमीन के बारे में, यूं के बारे में, अनाज के बारे में, खेतों के बारे में लड़ते रहते हैं। ये कभी इन्हें सामंजस्य स्थापित नहीं होता है जी। इस बार मेरी खबर ये है, करहल के अति पिछड़ा वर्ग जुट रहा है। अगर वो लोग सब लोग वोट देने चले जाए, क्योंकि अब वोट को रोक नहीं पाता है। एक जमाने बूथ कैप्चर हो गए थे पार्टी, आपको याद है जी। अगर आप तो उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आपको याद ला दूं कि वो चारपाई में बैठ के वो चौधरी कहता था, यादव कहता था, तुम कहाँ वोट डालने जा रहे हो, अरे तुम्हारा वोट पड़ गया जाओ। ये यूपी दे चुका है जी, इस जी। बार ऐसा नहीं है। वो बिहार का पैटर्न गया यूपी में, हम लोग वोट डालने जाते हैं, वोट का महत्व समझते हैं, और इतना इंतजाम जो इलेक्शन कमीशन ने करा दिया है, आपको वोट से वंचित नहीं रहेगा। अगर ये बराबर हो गया तो गांधी जी, तो मेरा पूरा विश्वास है कि बिल्कुल 19-20 की लड़ाई होगी। इस तथ्य को हमारे पत्रकार साथी लोग बहुत कम गौर कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर जो मैं आपसे कहूँगा, इन सब इलाकों में पिछले 5 साल में जो भी भाजपा गलतियां रही हो, उन्होंने जातिवादी नजरिया उनका रहा हो, लोगों की उपेक्षा की हो, काम को नहीं माना हो, लेकिन लाभार्थी वर्गों का बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार हो गया है। लाभार्थी मेरे साथी बता रहे थे 28 से 30% है जो लोग बेनिफिशियरी है त्रिपाठी की सरकारी कार्यक्रमों के पिछले 5 साल में, उनका वोट साफ है। उसको जल्दी जो उपकार जिसे किया है, जिसे वो अनुग्रही थे, ये हमारे साथ मैं बैठ के बात करता हूँ लखनऊ में, कोई मेरा रिपोर्ट नहीं बता पा रहा है कि लाभार्थी किधर जाएंगे। अरे वे लाभार्थी सीधे जाएंगे जो जिस लाभ मिला है जी। तो ये बात नहीं भूलना चाहिए। और इनका वोट जो 30% है, वो अगर बल्क में मिल गया तो हमारे न्यारे हो जाएंगे, हमारी सारा गणित चौपट हो जाएगा, सारी ज्यामिति अलजिब्रा खत्म हो जाएगा हमारा, हम लोग लिखते रहेंगे लखनऊ में बैठ के। तो ये बहुत गौरतलब बात है। जो लोग दुखद है कि हमारे साथी लोग वही ढर्रे में चल रहे, कोई लीक से हट के न लिख रहा है न बोल रहा है। मैंने थोड़ा अध्ययन किया है, थोड़ा अनुभव भी है, उम्र का फायदा भी है, और राज्यों से तुलना भी की है, बिहार बंगाल से भी, तो मैं देखता हूँ ये फर्क पड़ रहा है यहाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर जरा अगली मीटिंग, अगली बैठकों में आप गौर कीजिएगा, लोगों से कहिएगा स्टडी करें इस बारे में जी।
नहीं, आपने कहा लाभार्थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तासीर ऐसी कि लाभार्थी भी जब जातीय समीकरण आता है तो लाभार्थी भी दूसरी तरफ चले जाते हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखिए, इंदिरा गांधी का चुनाव देख लीजिए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, लेकिन नारा था वो 71 में नारा हुआ था गरीबी हटाओ, जिसपे उन्होंने जीता था, इंदिरा जी ने बम्पर मेजॉरिटी से जीता था। अलग अलग लहर चलती रही, अलग प्यार बनाया था। सरकार वोट उनको दीजिए जो सरकार चला सके, जो प्याज के दाम बांध सके, ये भी नारा था, और उसी में जनता पार्टी साफ हो गई। देखिए, पहले की बात अलग थी। देखिए, जब 71 में गरीबी हटाओ नारा चला, 77 में कांग्रेस हटाओ प्रभाव रहा, 80 में स्थायित्व की लहर चली, 85 में शहादत की लहर चली, लेकिन अब उस तरह की लहर नहीं है। अब उस तरह की लहरें नहीं है। अब नेक टू नेक चुनाव हो रहे हैं, कोई एक नारे से सरकार बना ले देश में। हालांकि इस बार मोदी जी ने किया है, जो अपना देश वाला मुद्दा था, डिफेंस का मुद्दा था, रक्षा का मुद्दा था, वो मुद्दा इस बार मोदी जी के साथ काम किया है। लेकिन आगे अब वो राष्ट्रीय स्तर पे कितना काम करेगा अलग है, लेकिन ये क्षेत्रीय स्तर पे तो यहाँ क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल है। मैं बता दूं आपको त्रिपाठी जी, थोड़ा और भी गौर कर ले जी। पश्चिम यूपी में जो वोट पड़े थे जी, दो तीन कुछ दिन पहले, जी, और जो पड़ने वाले हैं, जी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो गया इन क्षेत्रों में जहाँ गुंडागिरी, दंगे, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जी, पलायन होता था। जी। तो ये जो योगी जी ने किया है, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि इतने कठोरता से उन्होंने किया है। मेरे जो साथी लौट क्या है इन क्षेत्रों में बताते हैं कि हर आदमी अब संतुष्ट इस बारे में कि अब चोरी डकैती, जैसे मैं चेन छीना, छोटी बात बता आपको, चेन स्नैचिंग लखनऊ में होती है। चेन स्नैचिंग में क्या क्या क्षेत्रों में पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक नई सोच है, इन लोगों ने CCTV लगा दिया है और हर नुक्कड़ पे उसको निकाल के पहचान रहे हैं कौन छीन के गया है और पकड़े जा रहे हैं। कुछ नहीं, आदत तो पकड़े जाए चेन स्नैचर, उसका हवा फैलती है जिलों में, क्या देखिए सब पकड़ा गया। पहले कौन था, चेन छीना, चले गए सुनार के पास, गला दिया, पैसा ले लिया। अब ये कम हो गया है, इसके असर तो पड़ा है। और दिवाली न भूलिए, हम लोग क्या मंतव्य, अफवाह और बातचीत पर ही वोट पड़ते हैं, मन भावन हो जाती है, और ये हो रहा है। इन क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी हो गया है लाभार्थी के बाद, तो मेरा आंकलन ये है। चलिए, इसमें तो फिलहाल अभी जो एकमात्र 4 सीटों में से एकमात्र 2017 में बीजेपी जीती थी, भोगाव सीट जीती थी, लेकिन हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं इस बार वहां भी थोड़ी बीजेपी को मुश्किल जा रही है। हालांकि सपा का गढ़ है और मुख्य विपक्षी दल भी सपा ही है, तो यहां थोड़ा सा मुझे बीजेपी कमजोर दिख रही है। चलिए, मैनपुरी, धन्यवाद अरुण आपका सारी जानकारी देने के लिए। राव साहब, हम अब चलते हैं दूसरे कानपुर देहात के लिए, वहां की बात कर लेते हैं, फिर उस पर आपसे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, मैनपुरी के बाद आप रुख कानपुर देहात का कर लेते हैं। यहाँ कुल कितनी सीटें हैं, सीधी टक्कर किसके बीच है, पिछले चुनाव के परिणाम क्या फिर रिपीट हो सकते हैं, चलिए इसे लेकर पॉइंट टू पॉइंट बात करें। उसके पहले एक रिपोर्ट के जरिए कानपुर देहात के चुनावी दंगल से जुड़े कुछ अहम पहलुओं को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मचा है चुनावी शोर, जीत के लिए हर दल लगा रहा पूरा जोर। कानपुर देहात का दंगल भी है दिलचस्प। बड़ा सवाल, 4 सीटों पर कहां किसे मिलेगा जनता का साथ। यूपी चुनाव में 2 चरण का मतदान हो चुका है और अब तीसरे की बारी है। थर्ड फेज में 20 फरवरी को वोटिंग होगी। इस चरण में जिन 16 जिलों में मतदान होना है उसमें कानपुर देहात भी शामिल है। जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, रसूलाबाद, रनिया, सिकंदरा और भोगलीपुर। इन सभी सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। ग्रामीण परिवेश की इन सीटों पर अलग अलग मुद्दे और जातीय समीकरण हैं। इन सीटों पर जिस भी किसी राजनीतिक पार्टी का गणित सही बैठा, उसकी जीत पक्की मानी जाती है। कानपुर देहात की 4 सीटों पर 13 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जो मैदान में उतरे 43 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। बहरहाल अब इंतजार 20 फरवरी का है, जब कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। देखना दिलचस्प होगा कि जिले में कितने फीसदी मतदान होता है और किस सीट पर मतदाता
किसे अपना माननीय चुनकर विधानसभा भेजते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कानपुर देहात की कसौटी, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव जी, और ग्राउंड जीरो से यानी कानपुर देहात से जुड़े हैं हमारे स्वराज संवाददाता उमंग अग्रवाल। उमंग, मेरी आवाज आ रही? जी सर, जी सर। उमंग, हम चारों सीटों की बात करेंगे, पहले रसूलाबाद की बात करेंगे। देखिए, कानपुर देहात की चारों सीटें बीजेपी के पास थी, अब रसूलाबाद की बात करें, यहाँ किसके बीच टक्कर है, कौन से जाति समीकरण है यहाँ पे? जी, हम आपको बिल्कुल बता दें, जो रसूलाबाद विधानसभा सीट है, इसमें हम आपको बता दें कि अगर बात की जाए गणित की, तो इसमें जो वोटों का मिजाज है, पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का मान मनोबल अगर देखा जाए तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी लोग लगे हुए हैं। नहीं, इस पे बात नहीं करें, लगे तो सभी हैं। हमने आपसे सवाल किया कि वहां जाति समीकरण क्या है और किसके बीच टक्कर है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वहाँ अगर जाति समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मतदाता 3,22,593 है, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,72,747 है और महिला मतदाता 1,49,829 है। और वहीं अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण 40,000 है, क्षत्रिय 30,000 है, वैश्य 10,000 है, यादव वोट जो है 27,000 है, और पाल की अगर बात करें तो पाल वोट भी अच्छा खासा है, यहाँ पर 25,000 वोट है। और सबसे बढ़िया जो अगर वोट बैंक अगर इस विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति का सबसे ज्यादा वोट बैंक है, 1,15,000 करीब वोट है, और मुसलमान का 28,000 और अन्य में 40,000 वोट है। और वही हम आपको बता दें कि जो रसूलाबाद सीट है, ये एसटी सीट है, ये हमारे सभी दल के प्रत्याशियों ने यहाँ पे अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे। जी चलिए, अब वही तो मैं आप जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ टक्कर किसके बीच में है। अगर वही हम टक्कर की बात की जाए तो 2017 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। वहीं अगर हम 2017 की बात करें, अगर 2017 की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई थी, जहाँ से निर्मला संखवार भारी बहुमत से विजयी हुई थी। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में निर्मला संखवार का टिकट काट कर भाजपा ने पूनम संखवार को मैदान में उतारा है, और वहीं से सपा की कमलेश दिवाकर को यहाँ पर मैदान में उतारा है, और वहीं पर सपा और बीजेपी की आपस में बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जी माने टक्कर वहां सपा और बीजेपी के बीच में ही है। जी जी। और बहुजन समाज पार्टी भी है, कहीं ट्रायंगुलर फाइट दे रही? अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि अगर हम इस सीट की बात करें तो इस सीट में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, और सबसे ज्यादा वोट बैंक भी उन्हीं का है, 1,15,000 करीब वोट यहाँ पर है इस सीट में। तो मैंने आपसे सवाल किया उमंग, मैंने सवाल किया कि बीजेपी और सपा के बीच में टक्कर जारी है। मैंने सवाल किया क्या बीएसपी भी मैदान में है, और है तो किसके वोट काटेगी, वो सपा के काटेगी कि बीजेपी की काटेगी? अगर बीएसपी की अगर बात की जाए तो बीएसपी दोनों प्रत्याशियों के वोट काटेगी, और बीएसपी भी अगर बात की जाए तो बीएसपी भी यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में एक निकल कर आएगी। जी मैंने ट्रायंगुलर फाइट है वहाँ। जी चलो, फिर भी आपको क्या लगता है थोड़ा बहुत पलड़ा किसका भारी है? लेकिन हमें अगर पूरी तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से हावी दिख रही है। चलिए, रनिया की बात कर लें। हाँ, अगर हम रनिया की बात करें तो रनिया भी एक अकबरपुर रनिया की अगर बात की जाए तो कानपुर देहात की ये सबसे बड़ी सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर मेन जिला है जहाँ पे जिसे मापी, जहाँ पर जिले के सभी अधिकारी बैठते हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 2017 में भी बीजेपी जीती थी, और 2022 में फिर उनको यहाँ पर बीजेपी ने टिकट दिया है। प्रतिभा शुक्ला है वो यहाँ की प्रत्याशी, और वहीं पर सपा ने जरूर इस बार टिकट चेंज किया है। पिछली बार जो 2 बार विधायक थे रामस्वरूप सिंह और उनका टिकट काट कर इस बार आरपी कुशवाहा को उतारा है। तो साफ साफ सपा इस बार कुशवाहा बूथ पर अपनी राजनीति करती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर अगर हम यहाँ पर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर मतदाता 3,25,536 है, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,73,111 है, और वहीं महिला मतदाता 1,52,000। आप पुरुष मतदाता महिला मतदाता मत बताइए, आप थोड़ा ये बताइए जाति समीकरण के अनुसार कि किसके कितने हैं, और किस जाति से बीजेपी और समाजवादी पार्टी किस जाति पे दांव लगा रहे हैं?
देखिए, अगर हम यहाँ दाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी यादव, मुसलमान और कुशवाहा वोटों पर अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए यहाँ पर टक्कर ले रही है भाजपा से। और वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण पर अपना पूरा भार जमाए हुए है। और वहीं अगर हम उनकी बात करें तो लोधी वोट भी इस बार देखा जा रहा है, लोधी और पाल वोट भी देखा जा रहा है, जो इस बार बीजेपी के साथ अच्छी काफी जनसंख्या में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम इस सीट में अगर फाइट की बात करें तो सपा और बीजेपी में बहुत ही अच्छी खासी फाइट देखने को मिल रही है। तो आप एक तरफ कुशवाहा, मुस्लिम और यादव वोट है, तो दूसरी तरफ बाकी दीगर जाति हैं, सब एक साथ। तो ऐसे में पलड़ा किसका दिख रहा है भारी, किसकी जात के मतदाता ज्यादा है? अगर हम ऐसे में बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर यादव और मुसलमान और कुशवाहा वोटों की संख्या ज्यादा है। और वहीं अगर हम अदर बरादरी की बात करते हैं, जैसे ब्राह्मण हुए, वैश्य हुए, क्षत्रिय हुए, कुशवाहा हुए, लोधी हुए, इनकी भी संख्या ज्यादा है। तो तुम्हारे अगर दोनों का समीकरण अगर देखा जाए तो आपस में बीजेपी और सपा की बहुत ही कड़ी टक्कर, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद दिखाई दे। परिणाम किसी को भी जा सकता है। जी, चलिए सिकंदरा की बात कर लें थोड़ा सा। सिकंदरा में क्या है? अगर हम सिकंदरा सीट की अगर बात करें तो सिकंदरा में भी ब्राह्मण मतदाताओं को, वहाँ के प्रत्याशियों को एकजुट करना बहुत ही बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री अजीत पाल है, उनको फिर यहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बीजेपी से ही टिकट मांग रहे शुभम पाल, जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, फिर अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो शुभम पाल निर्दलीय रूप में मैदान पर आ गए, जिसमें से पाल वोट आपस में करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो सपा ने भी यहाँ पर प्रभाकर पांडे को और बीएसपी ने लालजी शुक्ला को टिकट दिया है। अगर हम यही बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने नरेश कटियार को वोट टिकट दिया है। अगर हम इस पूरी सीट की बात करें तो यहाँ पर कटियारी वोट सबसे ज्यादा है। अगर कौन से वोट देखा जाए, कटियार कुर्मी वोट, कुर्मी वोट सबसे, कुर्मी वोटों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर कांग्रेस भी अपना पल्ला भारी करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ मुख्य मुकाबला किसके बीच है? चतुष्कोणी तो नहीं है? मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस सपा का होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि सपा ने भी प्रभाकर पांडे को और बहुजन समाजवादी पार्टी ने लालजी शुक्ला को भी टिकट दिया है। तो और वहां पर जो ब्राह्मण मतदाता आपस में पड़ जाने के कारण देश की कांग्रेस से कड़ी टक्कर लेती हुई दिखाई दे रही है। किससे कड़ी टक्कर? कांग्रेस से मतलब बीजेपी नहीं है यहाँ, कांग्रेस और समाजवादी? नहीं, बीजेपी और कांग्रेस। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। माने बहुजन समाज पार्टी और सपा अलग है? बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, वो भी अपना वोट नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें वोट किसे देना है। और जो यहाँ के जो मतदाता है, अगर ब्राह्मण वोटरों से बात की है तो वहाँ पर उनका साफ तौर से कहना ये है कि अगर जो भी प्रत्याशी जीतता हुआ दिखाई देगा है उसको हम आगे यहाँ से विधानसभा भेजेंगे। अभी अरे आप इतना बताइए, अभी टक्कर त्रिकोणीय है, दो पार्टियों के बीच में है या चतुष्कोणीय हो गया है? दो पार्टियों के बीच में, किसके बीच में? यहाँ पे अगर सिकंदरा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो अजीत पाल और नरेश चंद्र कटियार कांग्रेस में टक्कर देखी जा रही है। माने बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर देखी जा रही है? जी। ये क्यों शुक्ला की तरफ जा रहे हैं कांग्रेस के ब्राह्मण मतदाता? उमंग, मेरी आवाज आ रही? हेलो उमंग, मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। कांग्रेस की तरफ क्यों जा रहे हैं? सपा और बसपा की तरफ नहीं? भाई बसपा के साथ ब्राह्मण भी है और बसपा के अपने जो परंपरागत मतदाता हैं वो जाएंगे। सिकंदरा सीट की अगर बात की जाए सर तो सिकंदरा सीट में सबसे ज्यादा कुर्मी वोट बैंक है, कुर्मी वोट बैंक। हाँ। और यहाँ से कांग्रेस ने कुर्मी को ही एक अपना टिकट दिया है, जिससे पूरा कुर्मी जो लॉबी है वो कांग्रेस में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस मारे यहाँ पर कांग्रेस से टक्कर समझ में आ रही है। जी, भोगनीपुर की और बात कर लें।
जी अगर भोगलीपुर विधानसभा की बात करें तो भोगलीपुर विधानसभा सीट में इस बार जरूर बीजेपी ने 2017 से यहाँ पर विधायक ने विनोद कटियार का टिकट काटकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद राकेश सचान को मैदान में उतारा है। और वहीं हम बात करें तो यहाँ पर सपा ने पूर्व विधायक योगेंद्र पाल सिंह के लड़के नरेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया है। वहीं बसपा प्रत्याशी ने जुनैद खान को टिकट दिया है और बसपा प्रत्याशी ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देकर यहाँ की नैया खतरे में डाल दी है। सपा को जबरदस्त नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ की अगर बात करी जाए भोगलीपुर विधानसभा की तो बीजेपी और सपा में बहुत ही दिलचस्प टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात की जाए जुनैद पहलवान की जो बीएसपी से है और इनका जो मुस्लिम मतदाता है बीएसपी से है सुरेश पहलवान। बीएसपी आपने मुस्लिम कैंडिडेट दिया ना बीएसपी ने वहाँ? हाँ जुनैद खान है सर। तो और सपा से आपने बता दिया नरेंद्र पाल सिंह यादव मनु। हाँ नहीं तो अब पहलवान किस पार्टी से है जो आपने बताया कि कौन? सुरेश जुनैद पहलवान बसपा से है। अच्छा से। अच्छा जी। तो ये भी ट्रेंगुलर फाइट है कि यहाँ भी सपा और बीजेपी के बीच में ही है? देखिए वही हम आपको बता दें मुस्लिम वोटों से जब बात की गई, जब स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने बात की तो मुस्लिम वोटों का भी साफ तौर से कहना ये है जो यहाँ पर फाइट करेगा हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो सपा हो चाहे वो बीएसपी हो। तो अगर हम इस समीकरण की बात करें तो यहाँ पर भी ये जो यहाँ का जो मतदाता है यहाँ पर यादव मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। यादव मतदाता करीब यहाँ पर 70,000 वोट है। तो उससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर तो कोई मुकाबला है। यहाँ पर आखिरी जो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा बीजेपी वर्सेस नरेंद्र पाल सिंह सपा का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बीजेपी ने भी प्रत्याशी दिया है वो यहाँ का नहीं है, वो क्षेत्रीय नहीं है, वो क्षेत्र से बाहर फतेहपुर का रहने वाला है जिसको यहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया है। तो इसका भी कुछ बीजेपी को जा सकता सामना करना पड़ सकता है। राव साहब आपको कोई सवाल तो नहीं करना उमंग से? उमंग ये बताइए बहुजन समाज पार्टी किसके वोट काटेगी और कितने पाएगी और किसको जिताएगी हराएगी? बहुजन समाजवादी पार्टी अगर भोगलीपुर में बात की जाए तो भोगलीपुर विधानसभा की अगर बात की सबसे अगर कानपुर देहात की सबसे हॉट सीट अगर मानी जा रही है इस समय तो भोगलीपुर विधानसभा मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर अगर देखने को मिल रहा है एक तो यादव वोट यहाँ पे 57,000 है और करीब अनुसूचित जनजाति का वोट जिसमें से 40,000 वोट है। उमंग उनका सवाल राव साहब का ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो भी वोट ले रही है वो सपा के ज्यादा काट रही है कि बीजेपी के काट रही है? बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार अपना जो वोट बैंक है जो मेन वोट बैंक है उसी को नहीं बचा पा रही है। अगर हम बात करें 2,000 4,000 जितना भी पा रही है तो किसके काट रही है, सपा के कि बीजेपी के? बीजेपी के है। बीजेपी के वोट काट रही है जी। और कोई सवाल? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हालांकि तुमने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, बहुत समाजशास्त्री विश्लेषण किया है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। त्रिपाठी जी को पुरस्कृत कीजिएगा बाद में। लेकिन मैं पहली बात तो उमंग ये बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी तो अखिलेश यादव की है, ये अंतर समाजवादी। दूसरा मुझे ये तुमसे कहना है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के से नजदीक है। मायावती चुप रही इतने महीनों तक, अचानक सक्रिय हुई तो केवल समाजवादी पार्टी के वोट काटते हुए हर सभा में वो कह रही है कि अखिलेश को वोट मत दीजिए, खुल के कह रही है। और दूसरा फैक्टर उमंग ये भी गौर कर लेना, अध्ययन कर लेना, अभी तो टाइम है, कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों के वोट पा रही है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी वोट ना रहा उसे, उनके अपने कारण। देखिए हम आपको बता देंगे अगर भोगलीपुर विधानसभा या कानपुर देहात की बात की जाए तो जो आप जो फैक्टर बता रहे हैं मायावती जो खुल के कह रही है कि जहाँ पर अगर बीएसपी नहीं जीत रही है तो वहाँ बीजेपी को जिताएं, लेकिन कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में ये फैक्टर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर जिस अगर एसटी या अनुसूचित जनजाति के लोगों से अगर बात करो तो वो अपना
जो वोट है वो वोट समाजवादी पार्टी को भी करने को तैयार है। ऐसे गांव है यहाँ के जो पूरा गांव समाजवादी पार्टी को वो अपना वोट कर रहा है और अपना समर्थन दे रहा है। जी गुवाहाटी जी, मैं यह बताना चाहूंगा एक बात और जी ये जो इलाकों की आप बात करें, चारों कॉन्स्टिट्यूंसी जी और कानपुर शहर की, ये काफी पुरानी बात है। ये समाजवादी सोशलिस्टों का, संसोपा, जी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जी और कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। जी तब शहर भी था तो मिल मजदूर लाभ होते थे। अब ये मत भूलिए, यही से ही भारत का राष्ट्रपति गया है जो एक दलित है, वो इसी इलाके का है। यही तो जनसंघ का कार्यकर्ता था वो, कुछ कम से कम 30 साल पहले, और काफी उसने क्षेत्र बनाया था। तभी मोदी ने उसको पुरस्कृत किया राष्ट्रपति बना के और बिहार के गवर्नर बना के। तो उनका भी प्रभाव है इस क्षेत्र में। यूँ समाजवादी पार्टी का मेरे आंकलन में बड़ा भारी होगा, तो ये उनकी पुश्तैनी सीट रही है, यही से लोग जीतते रहे। इस बार अगर कहीं कुछ ज्यादा उमंग क्या कहना? सर अगर हम बात करें भोगलीपुर विधानसभा की, जिसकी आप बात करें, जो देश के प्रथम नागरिक, जिसने नरेंद्र मोदी ने जिन्हें देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी बनाया है, और वो इसी भोगलीपुर विधानसभा से 2 बार चुनाव यहाँ से हार का उनने सामना किया है। राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं आप? जी, राष्ट्रपति जी 2 बार इस भोगलीपुर विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ चुके हैं। चलिए उमंग, धन्यवाद आपका। राव साहब, ये जैसा कि उमंग जो बोल रहे हैं, इसमें सीधे सीधे जो आपने लाभार्थी वाली बात कही थी कि इन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी की जाएगी, और लाभार्थी ज्यादातर मायावती के जो मतदाता हैं, जो खासकर पर्टिकुलर जाटों और कुछ और जात के हैं, जो आज भी अगर देश में कोई एक लीडर है जो अपने वोट शिफ्ट कर सकती है तो वो मायावती है, भले 2000, 4000, 5000, 6000 शिफ्ट करे। तो वो जैसा ये कह रहे हैं कि मायावती जी भले कहे, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भी बिलीव नहीं करेंगे, मैं भी बिलीव नहीं कर रहा हूं। और प्लस लाभार्थी यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लाभ दिया, तो ये मतदाता जो सपा की तरफ बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बसपा के मतदाता जो हैं, अगर बसपा को नहीं देते हैं तो भाजपा की तरफ जाएंगे। और पिछले चुनाव में देखा होगा कि भाजपा ने कौन से मत ज्यादा लिए थे, बहुजन समाज पार्टी के मत लिए थे, उसको खत्म किया है, जिसके कारण 324 के लगभग सीटें आई थी। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं जी। तो वही आपको क्या लग रहा है इसमें कानपुर देहात की चारों सीटों में? राव साहब, मेरी आवाज आ रही? आ रही है। ये कानपुर देहात की चारों सीटें जो बीजेपी के पास थी अभी चारों, इन चारों में क्या लग रहा है अभी समीकरण सुन करके? कांटे की टक्कर है, लूज करेगी बीजेपी या कुछ? मैं आपकी तीसरी से सहमत हूँ त्रिपाठी जी। बहुजन समाज पार्टी यहाँ हर हालत में सपा को हराना चाहेगी जी, सपा को गवारा नहीं करेगी जी। तो लामुहाला जैसे वो कह रही है मायावती हर जगह सपा के विरुद्ध, यहाँ भी विकल्प नहीं देगी, वो बोलेगी भाजपा को वोट दो जी, वो इशारे में कह देगी सपा को मत दो, तो विकल्प क्या है जी? यही पार्टी कांग्रेस को वो देना नहीं है, कांग्रेस जीत नहीं रही है। तो बसपा की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बोनस मिल रहा है यहाँ जी, बोनस, ये लाभ तो है। तो अगर ये बोनस जो मिल गया चारों सीटों में, तो फिर रिटेन कर लेगी भाजपा चारों? हाँ, फर्क तो काफी पड़ जाएगा जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सत्ता के संग्राम में अब बात हाथरस जिले की करते हैं, जहां कुल 3 सीटें हैं, और पिछली बार सपा को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिल सकी थी, जबकि उसके पहले 2012 में बीजेपी का जिले में सुपड़ा साथ था। लेकिन अब 22 की चुनावी जंग में क्या होगा? हाथरस कांड के बाद हो रहे चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या चल रहा है, मतदाताओं को झुकाव किस ओर है? चलिए इसके हर एक पहलू को जाने समझें, लेकिन उसके पहले जिले के चुनावी रण से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तीसरे चरण का रण शुरू हो चुका है। 20 फरवरी को होने वाली वोटिंग से पहले सभी सियासी दल
पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इस चरण में हाथरस जिले में भी चुनावी दंगल होना है। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, हाथरस, सादाबाद और सिकंदराबाद। काका हाथरसी की जन्मस्थली हाथरस में पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्य तौर पर बसपा और बीजेपी के बीच टक्कर रही थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटों हाथरस और सिकंदराबाद पर जीत हासिल की थी, जबकि बीएसपी ने 1 सीट सादाबाद जीती थी। वहीं इसके पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिले की एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वैसे इस बार जिस तरह से सभी सियासी दल पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि हाथरस जिले का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। आपको बता दें कि हाथरस जिले में इस बार 11,65,000 के करीब मतदाता 3 विधानसभाओं में मतदान करेंगे। चुनावी रण में कुल 41 प्रत्याशी मैदान में हैं। समस्याओं की बात करें तो हाथरस के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इनकी भरमार है। सादाबाद और सिकंदराबाद की जनता तो पीने के पानी के लिए हर रोज जूझती है। हाथरस में अमृत योजना का काम लटका पड़ा है। शहर में जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं। हालांकि कई जगह पाइप पड़ चुके हैं, लेकिन घरों में अब तक पानी नहीं पहुंच सका है। बहरहाल अब ऐसे में हाथरस जिले की तीनों सीटों पर मतदाता किसे अपना माननीय चुनते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो हाथरस के रण पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव जी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं और हाथरस से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्वराज संवाददाता सुनील कुमार। सुनील, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। सुनील, पहले तो तीनों सीटों की बात कर लेते हैं, फिर राव साहब से भी बात करेंगे कि जिस कांड के कारण दलित महिला के साथ जो रेप हुआ था, वो मुद्दा न केवल हाथरस पर पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में फैला था, उसकी गूंज हुई थी। कितना इफेक्टेड है, प्रियंका जी वहां पहुंचती हैं। लेकिन सबसे पहले हाथरस की बात कर ले। हाथरस में क्या है? सुनील, आवाज आ रही? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाथरस में क्या है चुनावी गणित, जाति समीकरण क्या है और किसके पास सीट है और किसके बीच में फाइट है? देखिए, मैं जहाँ तक आपको बता दूं सर, जो हाथरस सदर विधानसभा जो सीट है वो बीजेपी और बसपा में फाइट देखी जा रही है। हाथरस सदर पहले बसपा का गढ़ रहा है पूर्व में। यहाँ पे हमेशा रामवीर उपाध्याय और जयलाल चौधरी कई बार विधायक गए हैं। और 2017 में लगभग 20 से 25 साल बाद बीजेपी ने अपना यहाँ पर लहराया था। बीजेपी लगभग 20 साल बाद यहाँ आई थी, लेकिन इस बार यहाँ जो सिटिंग विधायक थे सदर के, हरिशंकर माहौल, उनका टिकट काट दिया गया। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो आगरा की महापौर रही थी, आगरा से यहाँ उनको टिकट दिया गया है और वो काफी कमजोर मानी जा रही है अभी आज की स्थिति में। तो सीधे तौर पर यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट हुआ करता था वो वापस से बीएसपी में जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ फाइट किसके बीच में है? वो महापौर बीजेपी से है, जो पूर्व महापौर? जी, पूर्व महापौर आगरा की है वो, यहाँ हाथरस से वो सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो उनकी जो टक्कर है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है उनसे हो रही है। हालांकि जो 2017 में दूसरे नंबर पर रहे थे ब्रजमोहन राय, जो बसपा से चुनाव लड़े थे, वो इस बार समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। वो तीसरे नंबर के तौर पर वो देखे जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट होता है वो अगर बहुजन समाजवादी पार्टी का तो थोड़ा सा भी डाइवर्ट होगा तो ऐसे में बीजेपी का यहाँ से साफ निकलना मुमकिन होगा। अन्यथा बीजेपी और बीएसपी के बीच में है। जी, मुकाबला जो देखा जा रहा है सर सीधे तौर पर बीएसपी और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा है। हाथरस जो कांड हुआ था महिला के साथ, उसका असर कितना दिख रहा है वहाँ? देखिए, काफी असर दिख रहा है, क्योंकि जहाँ से दलित मतदाता है वो दलित बेटी के साथ कांड हुआ था। ऐसे में वो काफी नाराज है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख थोड़ा सा कम हो रहा है और वो कहीं ना कहीं बीएसपी को फायदा उसका मिल रहा है। या तो समाजवादी पार्टी को भी वो फायदा मिल सकता है, लेकिन बीजेपी को उस चीज का नुकसान देखना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी कल ही एक सभा हुई थी सादाबाद में, जहाँ पर जो वर्तमान सांसद है उनको जब उनका बोलने का नंबर आया था संबोधन के लिए, तो वहाँ पर जो पब्लिक थी उन्होंने काफी बड़ी हूटिंग की और उनको वहाँ से मंच से बोलने से हटा दिया गया था। भाजपा के सांसद को? जी, भाजपा के सांसद है, राजगीर जिले जो खबर के माध्यम से दिखाया गया था। अच्छा, चलिए सादाबाद की बात कर ले। जी सर, सादाबाद की बात करें तो ये जाटलैंड वोट होता है, यह हमेशा से जाट सीट कही जाती है। लेकिन पिछली बार यहाँ पर 2017 में रामवीर उपाध्याय ने बहुजन समाज पार्टी से जीत दर्ज करी थी, जहाँ के अनिल चौधरी को लगभग 28,000 वोटों से उन्होंने शिकस्त दी थी। हाँ, अब इस बार किसकी टक्कर है?
इस बार सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो आरएलडी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी और जाफिर उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं? सीधी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से जाफिर उपाध्याय, हाँ, वो सीधे तौर पर उन दोनों में फाइट देखी जा रही है। रामवीर उपाध्याय और आरएलडी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ यादव मतदाता कितने हैं, मुस्लिम मतदाता कितने हैं? मुस्लिम मतदाता की बात करें तो लगभग 20 से 22 हजार मतदाता है और यादव वोट बैंक यहाँ साराबाद सीट पर काफी कम है, जो लगभग 15,000 के आसपास रहेगा। जाट किसकी तरफ जा रहे हैं? कहा जाता है कि जाट मतदाता पूरी तरह से टूटे नहीं हैं, वो बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं 50%। इसमें कितनी सत्यता है? जी, इसमें थोड़ा सा सत्यता देखी जा रही है कि वैसे तो पूरे तौर पर आरएलडी की तरफ जाट मतदाता झुके हुए आरएलडी तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर जहाँ हिंदू तो उसकी बात आती है तो अभी जो कुछ लोग हैं वो बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं और बीजेपी की तरफ भी वोट कर सकते हैं। ऐसे में लगभग यहाँ जो जाट मतदाता है लगभग 1 लाख मतदाता के आसपास जाट है। अगर 10 टूटना भी होगा तो 10 से 15% के बीच वो मतदाता यहाँ से बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर साफ तौर पर देखा जाए तो आरएलडी की तरफ सारे मतदाता यहाँ भी जाते हुए दिख रहे हैं। तो कभी कल ही यहाँ पर जयंत चौधरी की सभा हुई थी तो काफी भीड़ यहाँ देखने को मिली, तो पूरा एक तरफा दिख रहा था कि जाट वोटर जो है वो अभी आरएलडी की तरफ है। तो सिकंदरा राव में सिकंदर राव का सीधे तौर पर मुकाबला देखा जाए तो इस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान में सिकंदरा में जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक है वीरेंद्र सिंह राणा, वो सिटिंग विधायक है और दोबारा उनको टिकट दिया गया। लेकिन देखा गया था ये थी कि वीरेंद्र सिंह राणा को जब से दोबारा टिकट मिली थी तो पब्लिक में गाँव में कई जगह उनके पुतले फूक गए, उनका काफी विरोध किया गया। ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र सिंह राणा की वजह से अगर वो नुकसान उठाती है तो सीधे तौर पर यहाँ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है डॉक्टर ललित बघेल, वो जीते हुए जीत उनकी दर्ज हो जाएगी। मतलब सीधे तौर पे कि एक बीएसपी को जाती दिख रही है, एक सपा को जाती दिख रही है और एक सादाबाद में फाइट दिख रही है। हाँ, सादाबाद में फाइट दिख रही है, लेकिन अगर मजबूत स्थिति जब देखी जाए तो रामवीर उपाध्याय हाथरस की पूर्व में तीनों विधानसभाओं से अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। लेकिन ऐसे में वो सादाबाद उनके लिए चुनौती इस समय इसलिए बना हुआ है कि माना है कि इस समय वो थोड़ा अस्वस्थ है, अभी तक प्रचार के दौरान वो पब्लिक के बीच में नहीं आए हैं। उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय जो सांसद रही है फतेहपुर सीकरी से, वो भी चुनाव प्रचार में, उनके भाई चुनाव प्रचार में है, लेकिन अभी तक वो चुनाव प्रचार के लिए वो नहीं आए हैं। कौन? रामवीर जी? जी, रामवीर उपाध्याय उनका अस्वस्थ होना माने पब्लिक से अभी वो रूबरू नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों? वो जैसा कि जो सूत्रों के मुताबिक जो सूचना मिली है कि वो किसी कारण से अस्वस्थ है अभी। चलिए राव साहब, कोई सवाल तो नहीं करना सुनील से? नहीं, ये रामवीर उपाध्याय के न आने से वो सीट तो जाएगी बीजेपी के हाथ से। फिर नहीं तो बाकी भी जैसा वो बता रहे हैं, सिकंदरा राव भी सपा के मजबूत है हाथरस में। आप भी जानते हैं चूंकि वहाँ हाथरस में मुद्दा हुआ है तो दलित महिला के साथ था, तो बीएसपी का वोट जैसे वो बोल रहे हैं परंपरागत अगर बीएसपी की तरफ चले गए तो बीएसपी की जीतती दिख रही है। तो ये तीनों सीटें भी बीजेपी के हाथ से जाती दिख रही। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ त्रिपाठी जी, ये हाथरस की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई है जी, गले में अटक गया है। ये एक त्रासदीपूर्ण है, मानवीय मुद्दा है। तो देश दुनिया जानती है कि प्रशासनिक अक्षमता, सरकारी नाकामी की वजह से ये दुर्घटना हुई जी। रात को रात जला देना, दलित का न्याय करना, पुलिस वालों के हाथ पूरा न्याय छोड़ देना, ये बड़ा गलत हुआ है। पता नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सोती रही लखनऊ में हाथरस बारे में रुचि नहीं रही। जितनी पब्लिसिटी सारे देश में भी, केरला तमिलनाडु से लेकर बिहार और बंगाल तक हाथरस तो सिंबल हो गया, अखबार में हेडिंग हो गई जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सोचना भी चाहिए कि हाथरस में कोई संभावना है उनकी। लेकिन फिर आता है ये विकल्प क्या जनता के सामने, दलित या समाजवादी पार्टी। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ भारी होगा स्पष्ट रूप से, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा यहाँ सक्रिय नहीं थी जी। एक मौका था हाथरस में, सत्याग्रह कर सकती थी, जेल भर सकती थी, आंदोलन कर सकती थी। अब जेल से तो बिल्कुल अपरिचित होगी समाजवादी पार्टी। आपको याद होगा त्रिपाठी जी, मायावती का कांड हुआ था मेरठ में, नंगा घुमाया था वालों को, मधु लिम्बे ने सवाल उठाया था, चौधरी चरण सिंह ने खुद बगाया गया था हाथरस। तो वैसे ही हाथरस माया तय की बात हाथरस की घटना थी। ये पार्टियां चाहती, समाजवादी पार्टी लोहिया के पैटर्न पे आंदोलन कर सकती थी, नहीं किया।
यहाँ तो दलितों का, भारतीय का पलड़ा भारी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर कोई अभियान हो जाए, अब दूसरा मैं कहूँगा राजवीर उपाध्याय की अस्वस्थता क्या कारण है, चुनाव आ गया अचानक क्यों, ये सब जानते ही हैं। जी, निश्चित तौर पे क्यों सुनील, जिस तरह से प्रियंका जी यहाँ सक्रिय थी, हाथरस पहुंची थी, बहुत सारे वो सक्रिय थे, तो कांग्रेस का भी कहीं तीनों सीटों में कोई नामो निशान है? देखिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का यहाँ केवल अभी सिकंदराबाद सीट पर थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अन्य सीटों पर सदर विधानसभा और साराबाद विधानसभा पे जो उनके प्रत्याशी हैं वो कहीं प्रचार में भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं और काफी निष्क्रिय प्रत्याशी उनके सामने साबित हो रहे हैं अभी तक। सिकंदराबाद से जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है उनकी पत्नी छवि वाशनी वो चुनाव लड़ रही है और सिकंदराबाद शहर में उनका जो बारहसनी समाज है वो काफी बड़ी मात्रा में, लगभग 25 से 30 हजार वोट उनका वहाँ सदर में है। ऐसे में वो वोट खुद खींचते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन जीत में वो कहीं भी अभी नहीं दिख रहे हैं कि वो अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे। तो कांग्रेस सपा के वोट काट रही, किसके काट रही, बसपा के काट रही कि बीजेपी काट रही? देखिए अगर वो वैश्य समाज के वोट काटती है तो सीधे तौर पर देखा जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के वोट को काटेगी, क्योंकि शहर में जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का है, वैश्य का वोट है, सवर्णों का वोट है, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। तीनों सीटों पे? तीनों सीटों पर तो नहीं, मैं अभी सिकंदराबाद की बात कर रहा हूँ। और तीनों सीटों पर कांग्रेस दो सीटों पर तो निष्क्रिय है, काफी वोट में परसेंटेज है ही नहीं उनका। पहले भी वो कल फाइट में है, चौथे पांचवें नंबर पर रहे हैं हमेशा। चलिए, आप मोटरसाइकिल में हैं क्या? जी नहीं सर, आउटर में हूँ थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा ब्रेक हो रही है बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राव साहब, आपको कोई और टिप्पणी? की समय हमारा समाप्त हो गया है। नहीं, यह बहुजन समाज पार्टी एक ही सीट जीतेगी, दो जीत सकती है। सुनील तो धन्यवाद हो गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उन्होंने जो अभी बताया, जो मैंने आकलन करके लिखा है, उसमें एक बहुजन समाज पार्टी, एक सपा और एक आरएलडी, मतलब सपा की तरफ दो जाति दिख रही है, एक बहुजन समाज पार्टी, लेकिन बीजेपी तीनों में फाइट में है। अच्छा जी, और कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत असर है। कांग्रेस थोड़ा बहुत बैस समाज के वोट काटेगी, वो बीजेपी के काटेगी, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा जी, चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब, आप सारी जानकारी देने के लिए, सारी टिप्पणी करने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो यूपी चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं और बड़ी बात यह है कि दोनों चरण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। लेकिन अब तीसरे चरण के चुनाव से पहले जिस तरह से करहल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ है,